नहीं, लेकिन कुछ हद तक मैं भी परिचित हूं, इसलिए अपनी सहमति दी। और जम्मू स्थित यह हरिनिवास पैलेस, जिसकी पृष्ठभूमि में आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, वह जम्मू और कश्मीर के अंत की नींव रखी गई थी। बहनों भाइयों, सभी के द्वारा बताया भी गया है और वैसे भी आप सबको जानकारी है कि आज से ठीक 200 साल पहले 17 जून 1882 को जहां से कुछ दूर अखनूर में चनाब दरिया के किनारे एक दरख्त के नीचे जम्मू की रियासत की बुनियाद महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक के साथ रखी गई थी। उस दिन राज्याभिषेक कार्यक्रम में खुद शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही गुलाब सिंह जी को राजा बनाया गया था। जल्द ही वे राजा से महाराजा बने जब 1846 में की अमृतसर संधि के माध्यम से जम्मू रियासत के राजा गुलाब सिंह जी पूरी जम्मू और कश्मीर रियासत के वह महाराजा बन गए। महाराजा गुलाब सिंह ये इस इलाके ही नहीं, भारत की डोगरी संस्कृति और परंपरा के सच्चे सबूत थे। जो डोगराओं का इतिहास जानते हैं वे इस बात से भी अच्छी तरह परिचित होंगे कि महाराजा गुलाब सिंह जी सिख साम्राज्य के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह जी की छत्र छाया में अपनी काबिलियत, अपनी बहादुरी और अपने पराक्रम के बल पर आगे बढ़े। डोगरा समाज और सिख समाज का यह संबंध भारत की महान संस्कृति को पश्चिम में अफगानिस्तान और उत्तर में बाल्टिस्तान और पूरब में तिब्बत तक लेकर गया। मगर 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो जम्मू और कश्मीर की रियासत के विलय से पहले ही गैर कानूनी तरीके से एक बड़े इलाके को हथिया लिया गया। आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। जिन इलाकों को जम्मू और कश्मीर की रियासत में महाराजा गुलाब सिंह ने जोड़ा था, उस पर पाकिस्तान अपना दावा ठोकता है तो मुझे हैरानी होती है। और सच्चाई है कि इन इलाकों में पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। यदि ऐसा होता तो 1966, 62, 72 और 73 में जो पाकिस्तान का आईन या संविधान बनाया गया उसमें कभी गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तानी हिस्से के रूप में दर्ज नहीं किया गया, जबकि हमारा एक ही संविधान है जिसमें साफ साफ लिखा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के अभिन्न अंग हैं और संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव भी सर्वसम्मत पारित हुए हैं। जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने यह सुनिश्चित किया कि यह इलाका हमेशा भारत से जुड़ा रहे। यदि विलय होने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार न किया गया होता तो जो यहां अलगाववादी ताकतें थी तो उनको कभी मजबूती अथवा वह जो ताकत मिली है वह न मिली होती। आजादी के बाद जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय हुआ होता तो भारतीय संविधान की धारा 370 ने जम्मू और कश्मीर को अलग थलग जो बनाए रखा और इस अलगाव से पैदा होने वाली समस्याओं को यहाँ की जनता ने बहुत पहले ही आंप लिया था। भारत की आजादी हासिल होने के चंद महीनों बाद ही जम्मू और कश्मीर में प्रजा परिषद पार्टी का गठन हुआ और उन्होंने ही बाद में यह नारा दिया कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 26 नवंबर 1952, नवंबर 26, 1952 को प्रजा परिषद के कद्दावर नेता स्वर्गीय प्रेमनाथ जी डोगरा ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और जगह जगह उन्होंने सत्याग्रह भी किए। प्रजा परिषद का यह आंदोलन तब राष्ट्रीय स्वरूप ले लेता है जब जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मार्च 1953 में कश्मीर आंदोलन से जुड़ने का उन्होंने फैसला लिया। राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए बहनों भाइयों 1952-53 का यह आंदोलन एक डिफाइनिंग मूवमेंट है, क्योंकि आने वाले कई दशकों तक आर्टिकल 370 को समाप्त करना इस देश का एक प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। बहनों भाइयों, हमें जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए 7 दशकों तक 7 डिकेड्स तक यहां के लोगों ने आंदोलन किया। अपने नेता
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी हम लोगों ने खोया। 90 के दशक में एकता यात्रा के दौरान कई यहाँ की हस्तियों को भी, यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को भी हमने खोया। संयोग देखिए, जिस एकता यात्रा को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने निकाला था, उसके सारथी वही थे जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी। ऐसे तमाम प्रयासों और आंदोलनों के बावजूद वोट बैंक की राजनीति और अन्य निहित स्वार्थों के कारण धारा 370 को समाप्त नहीं किया गया। इसलिए जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में साफ लिख दिया था कि जीतने के बाद धारा 370 को हम समाप्त करेंगे। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 2014 का जब चुनाव हुआ था तो उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उस समय घोषणा पत्र में इसे शामिल किया गया। उसके बाद गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। क्या डेवलपमेंट हुए इसकी जानकारी मुझे अच्छी तरह है, लेकिन उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन 2019 में जब एक घोषणा पत्र तैयार हो रहा था तब मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की, क्योंकि घोषणा पत्र तैयार करने की जो कमेटी बनी थी उसका चेयरमैन मैं ही खुद था। मैंने कहा इस बार हम लोग इसे लिख रहे हैं तो चाहे जो कुछ भी हो, इस धारा 370 को हमको जम्मू कश्मीर से समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से घोषणा पत्र में इसका उल्लेख होना चाहिए और उसका घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया। आखिरकार वह दिन आ गया, 5 अगस्त 2019 कोई वह ऐतिहासिक क्षण आ गया जब संसद के दोनों सदनों ने धारा 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया और जो भारत के साथ एक संवैधानिक दूरी थी वह स्वतः समाप्त हो। धारा 370 समाप्त होने के बाद यहां काफी बदलाव हुआ है। मुझे आश्चर्य होता है, यहां परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स सालों से लोगों को नहीं मिल पा रही थी। भूमि कानून में भी कई संशोधन जो पहले ही हो जाने चाहिए थे वह नहीं हुए, वह अब आकर करना पड़ा है। यहां के वाल्मीकि समाज को भी हक नहीं दिया जा रहा था, उन्हें वह हक दिया गया। साथ ही साथ हमने हिंदी और कश्मीरी के साथ डोगरी भाषा को भी जम्मू कश्मीर की राज्य भाषा बनाकर डोगरी संस्कृति का सम्मान किया है। यह सब सारे काम पहले ही होने चाहिए। न जाने कितने ऐसे कानून थे जो शेष भारत में तो लागू थे लेकिन जम्मू कश्मीर में वह लागू नहीं थे। मुझे आश्चर्य होता है, एंटी करप्शन एक्ट इस हिंदुस्तान का अकेला राज्य था जम्मू कश्मीर जहां की एंटी करप्शन एक्ट लागू नहीं था। लगता है कि जैसे धारा 370 लगने के बाद यहां राम राज्य स्थापित हो गया था, यहां पर कोई करप्शन करने वाला था ही नहीं। शायद इसीलिए एंटी करप्शन एक्ट बनाने की जरूरत तो महसूस की न हुई। लेकिन एंटी करप्शन एक्ट को भी हम लोगों ने लागू किया। 170 ऐसे कानून थे जो पूरे भारत में लागू थे लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे। यहां पंचायती राज एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं था। हमने धारा 370 समाप्त करके लोकतंत्र को पंचायत स्तर पर मजबूत करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। न जाने कितने प्रयास हुए यहां पर पंचायती राज की संस्थाएं मजबूत न होने पाए, इसके लिए भरपूर कोशिश हुई, मगर हमारे प्रधानमंत्री की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता के कारण आज जम्मू और कश्मीर में भी पंचायती राज्य संस्थाओं को भी मजबूती दे दी गई है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं यहां पर लागू नहीं हो पा रही थी, आज उनका लाभ जम्मू और कश्मीर की आम जनता को मिल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी इस बात की कि 70 सालों तक जम्मू और कश्मीर के बाहर से, सिर्फ जम्मू और कश्मीर के बाहर से 70 सालों केवल 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, जबकि धारा 370 समाप्त होने के बाद 2 सालों के अंदर 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में। क्या हो रहा था जम्मू कश्मीर में, यह बात समझ में नहीं आती। यह अपने आप में साबित करता है कि जम्मू और कश्मीर की तस्वीर और तकदीर अब दोनों तेजी के साथ बदल रही है। बहनों भाइयों, आज जब सारा देश अपनी आजादी का अमृतकाल मना रहा है तो हर भारतवासी अपने प्रयासों और संकल्पों को इस देश के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है।
इसलिए जब जम्मू और कश्मीर के नागरिकों की बात चलती है तो उनका यह फर्ज बनता है कि उन लोगों को याद करें जिन्होंने इस प्रदेश और देश को एकता के सूत्र में जोड़ा है। ऐसे महापुरुषों में महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जी से लेकर प्रेमनाथ जी डोगरा जैसे लोगों के नाम प्रमुखता से स्वाभाविक रूप से उभर कर आते हैं। जम्मू कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में हमेशा एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी रही है। जब महाराजा गुलाब सिंह जी और महाराजा रणजीत सिंह जैसे शासक इस इलाके में शासन करते थे तो हिंदू, मुस्लिम, अफगानी, बौद्ध और न जाने कितने अन्य समुदाय मिलजुल कर काम करते थे। मैं जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं, यह जो हमारा सोशल फैब्रिक है, यह जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जाति, पंथ, मजहब, इन सब सारी चीजों से ऊपर उठकर हमारी तरफ से भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि यह ताना बाना, सामाजिक ताना बाना किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर का टूटना नहीं चाहिए। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस देश भारत के रहने वाले हम लोग हैं, भारत दुनिया का अकेला देश है। इस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धरा पर जितने भी लोग हैं सभी को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज देने वाला देश यदि कोई है, यह हमारा और आपका देश केवल भारत है दुनिया में, इसके अलावा अन्य कोई दूसरा देश नहीं है। जम्मू और कश्मीर में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने इस सोशल फैब्रिक को हमेशा तोड़ने की कोशिश की है और रेडिकल्स को बढ़ावा दिया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में नफरत को भड़काने की कोशिशें फिर तेज हुई। भद्रवाह में हुई हिंसा की घटना इस प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ, इस प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ है। इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करके कोई भी प्रदेश या देश किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ सकता है। यहां पर नफरत के बीच होने में हमारा ये पड़ोसी देश है, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 1947 और 48 में के कबीलाई हमलों से लेकर हाल में ही हो रही टारगेटेड किलिंग्स, इन सब के पीछे एक विदेशी षड्यंत्र है। इससे आप अच्छी तरह परिचित हैं, जो आज भी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं हमारा पड़ोसी, कि भारत कैसे लगातार तमाम झंझावातों के बीच आगे बढ़ रहा है। बहनों भाइयों, हमें इस साजिश को नाकाम करने की जरूरत है। जम्मू और कश्मीर का मुस्तकबिल बनाने का काम यहां की जनता को अपने हाथों से ही करना है। हमारी सरकार ने जम्मू और कश्मीर की समस्या का स्थायी समाधान करने का संकल्प 2014 में ही लिया हुआ है। जब मैं गृहमंत्री था तो इस दिशा में कई प्रयास हुए और उसके बाद आज के गृहमंत्री अमित जी के आने के बाद उस पर तेजी से काम भी हो रहा है। मेरा यह मानना है कि नए भारत में जम्मू और कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। जब से केंद्र में हमारी सरकार आई है, हमने जम्मू और कश्मीर के माइग्रेंट्स के कल्याण के लिए भी काफी कदम उठाए हैं। आज भारत में पहली बार किसी सरकार ने खुले मन से शरणार्थियों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी से काम किया है। कई ऐसे कदम हम लोगों ने उठाए हैं जिनकी बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, वेस्ट पाकिस्तान से आए 5,764 रिफ्यूजी फैमिलीज को कभी भी उनके रीसेटलमेंट के लिए जो मदद की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। पहली बार हमारी सरकार ने 5.5 लाख रुपए की वन टाइम सेटलमेंट देने की घोषणा की और उस काम को कर डाला है। परिवारों को यह राशि देने का काम केवल शुरू ही नहीं हुआ है, बल्कि काफी हद तक ये पूरा भी हो चुका है। इसी गवर्नमेंट ने पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और छंद से विस्थापित 36,384 फैमिलीज को भी 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने के लिए भी 2,000 करोड़ रुपए का पैकेज अलग से हमारी सरकार ने ही दिया है। कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाने के साथ साथ कश्मीर घाटी में ट्रांजिट एकोमोडेशन के निर्माण और उनके लिए राज्य में अतिरिक्त नौकरियां देने के लिए केंद्र सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए का
पैकेज भी अलग से दिया था। जम्मू और कश्मीर ने विस्थापन का दर्द झेला है, उसे हम दोबारा किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं, जम्मू और कश्मीर के किसी भी हिस्से से कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हमारी यह कोशिश होगी किसी भी समुदाय का जबरदस्ती जबरन यहां से हम पलायन किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। साथियों, हाल ही में जम्मू और कश्मीर में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज संपन्न हुई है और यहां की विधानसभा का स्वरूप थोड़ा बदलने जा रहा है। अब तक 83 विधानसभाओं में जम्मू क्षेत्र के 37 और कश्मीर से 46 सीटें हुआ करती थी। अब इसमें बदलाव आया है कि कुल 90 सीट्स में से 43 जम्मू और 47 सीटें कश्मीर में होंगी। मुझे लगता है इस साल के अंत तक हो सकता है कि चुनावी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो, इसकी प्रबल संभावना है। जम्मू और कश्मीर की जनता ने 70 सालों तक अलग थलग रहने की पीड़ा झेली है, अब उसका निदान किया गया है। यह नया जम्मू और कश्मीर जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा होगा और भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में एक मिसाल बनकर यह जम्मू कश्मीर खड़ा होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। 200 साल पहले महाराजा गुलाब सिंह जी ने जो सपना इस इलाके के लिए देखा था, मैं महाराजा गुलाब सिंह जी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने इस इलाके के लिए जो सपना देखा था उसे सच करने के लिए समाज के हर वर्ग को आना होगा। और यदि हम यह संकल्प लेते हैं तो यही मैं समझता हूं कि महाराजा गुलाब सिंह जी के प्रति यह हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में मुझे अपनी इतनी बात कहने का मौका मिला है, उसके लिए मैं सभी आयोजकों को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए और हृदय की गहराइयों से महाराजा गुलाब सिंह जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत